स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम सौरभ यादव और आज का लेक्चर आपको मिलने जा रहा है जीएस पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं, उसको यहाँ पर फोकस करके ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एफसीआई के बारे में, एफसीआई के साथ साथ हम लोग देखेंगे सीएसीपी के बारे में, और पीडीएस क्या है पीडीएस के बारे में देखेंगे, टीपीडीएस क्या है उसके बारे में देखेंगे। यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 को आप देखेंगे तो वहाँ पर एमएसपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हैं, सब्सिडीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं जीएस पेपर 3 में। यूनिट नंबर 5 को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस लेक्चर के बाद और भी लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड दिया जाएगा, एमएसपी को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफसीआई के बारे में। क्या है एफसीआई? भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मतलब पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल पीएसयू है। ओके, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय वो होते हैं जो किसी एक्ट के तहत बने होते हैं, जिसे एफसीआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में स्थापित किया गया। मतलब भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के तहत 1965 में इसको स्थापित किया गया। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे बन सकता है, याद रखिएगा। कभी कभी पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन, पीसीएस प्री वगैरह में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए पूछ लेगा एफसीआई कब बना, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब बना, तो सीधे सीधे लिख देगा 1965, 1964, 1966, तो आपको याद रहेगा तो आप कर लेंगे। तो एफसीआई एक्ट 1964 के तहत ये 1965 में बना। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा 1964 वगैरह में बहुत ज़्यादा खाद्य संकट भारत देश के अंदर था, और उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति वगैरह की शुरुआत हुई, तब जाके खाद्य संकट सही हुआ देश में। तो इसके साथ ही कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग का भी गठन किया गया। इसके साथ ही कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु, कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु 1965 में ही कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का भी गठन किया गया। ओके, याद रखिएगा, एमएसपी वगैरह की बातें यहीं से शुरू हो रही हैं। इसका मुख्य कार्य एफसीआई का मुख्य कार्य क्या है? खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, मतलब खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, उसका भंडारण, उसका परिवहन, उसका वितरण और बिक्री करना है। याद रहे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि एफसीआई जो है, एफसीआई एक्ट 1964 के तहत 1965 में बना। यह एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, इसके साथ ही 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग की भी स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य है खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद करना, भंडारण करना, परिवहन करना, वितरण और बिक्री करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं सीएसीपी क्या है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या है। हमने अभी बताया आपको कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की स्थापना 1965 में की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न कार्यालय यह है, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत यह आयोग 1965 में अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सलाह देता है। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सलाह देता है। ओके,
एमएसपी के बारे में सलाह देता है। आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। याद रहे, एफआरपी की घोषणा की जाती है। और एफआरपी जो है गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। किसका? गन्ने का एफआरपी किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। यूपीएससी यहाँ खेल चुका है, यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, वर्तमान में सीएसीपी 23 वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें से 7 अनाज हैं धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी। 5 दलहन है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन है, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड। और 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, खोपरा, गन्ना, कपास, कच्ची जूट आदि शामिल हैं। याद रहे, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी 2 क्वेश्चन यहाँ से खींच के मार चुका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे है कि एफसीआई का संगठनात्मक स्वरूप क्या है, संगठनात्मक प्रारूप क्या है, उसको देखते हैं। एफसीआई नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय, 5 आंचलिक कार्यालयों, 25 क्षेत्रीय कार्यालयों और 170 जिला कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है। सबसे पहले किसान है। किसान, इसका संगठनात्मक स्वरूप देख रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले किसान है। किसान क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, गेहूँ वगैरह का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एफसीआई के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उसका प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब एमएसपी पर खरीदती है सरकार। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट कर देती है, सेंट्रल इशू प्राइस पर एलोकेट करती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वहाँ पर बेनिफिशरीज जो होते हैं वो वहाँ से प्राप्त करते हैं, वहाँ पर सेल होता है ग्रेन्स का। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है एफसीआई के थ्रू, एफसीआई जो है फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स तक पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद बेनिफिशरीज जो हैं वो वहाँ से लेते हैं। अब एक आम भाषा में कहते हैं कोटे से राशन लेना, राशन वहाँ पे प्राप्त होता है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह लाई गई थी, पॉलिसी लाई गई थी, घर पर राशन पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी कई स्टेप उठाए हैं और शायद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इससे रिलेटेड, उसको आप लोग सर्च करिएगा, देखिएगा। तो ये संगठनात्मक स्वरूप है। एफसीआई का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए एफसीआई को बनाया गया है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, देख ही रहे हैं आप एमएसपी, किसानों को लाभकारी मूल्य तभी प्राप्त होगा जब उसको सिक्योरिटी होकर कि जो भी उसने उत्पादन किया वो हमारा बिक जाएगा, तभी ना। तो उस सिक्योरिटी प्राप्त होती, मतलब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना। दूसरी चीज़, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तित करने में सहायता करना, ताकि कोई भी कहीं भी कभी भी भूखा ना रह जाए। ओके, खाद्यान्नों को कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। बफर स्टॉक, गवर्नमेंट का बफर स्टॉक चेक करिएगा, नेट पे सर्च करिएगा कि कब तक के लिए बफर स्टॉक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण करना और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य ऑपरेशन सहायता, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस है एक तरह से। तो ये कुछ उद्देश्य हैं एफसीआई के। अब आखिर खाद्य सुरक्षा होती क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ के द्वारा खाद्य सुरक्षा के मूलतः 4 स्तंभ, 4 पिलर्स बताए गए हैं खाद्य सुरक्षा के। फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इस फाओ कब बना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। खाद्य फाओ के द्वारा 4 स्तंभ जो बताए गए उसमें 4 हैं। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी, दूसरी है खरीद सामर्थ्य अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है अवशोषण एब्सॉर्प्शन, चौथा स्थिरता स्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एब्सॉर्प्शन और स्टेबिलिटी, 4 इसके पिलर्स हैं। उपलब्धता में खाद्य हर समय और सभी खाद्यान्नों सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। खरीद सामर्थ्य यानी उपलब्ध अफोर्डेबिलिटी क्या है? खाद्य सस्ता या खरीद के लिए वहन योग्य होना चाहिए, अर्थात लोगों के पास खाद्य की खरीद के लिए आर्थिक पहुंच मौजूद हो।
अवशोषण मतलब खाद्य सुरक्षित और पौष्टिक होना चाहिए जिससे शरीर स्वस्थ जीवन के लिए अवशोषित कर सके, इसीलिए एब्सॉर्प्शन अवशोषण वगैरह के लिए न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की बात हो रही है, फूड फोर्टिफिकेशन की बात होती है, फूड फोर्टिफिकेशन की बहुत सी चीज़ें फूड फोर्टिफाई किया जा रहा है, उसको और न्यूट्रिशियस बनाने की बात की जा रही है, ज़्यादा मिनरल्स वगैरह उसमें प्राप्त हों, ज़्यादा प्रोटीन वगैरह हों। ओके, स्थिरता की बात करें, खाद्य प्रणाली यथोचित रूप से स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि खाद्य प्रणालियों में उच्च अस्थिरता न केवल गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों की स्थिरता को भी खतरे में डालती है। ओके, तो ये खाद्य सुरक्षा है, फाओ के द्वारा ही बताई गई है। हमने अभी तक देखा एफसीआई का उद्देश्य क्या था, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब एफसीआई कार्य कैसे करता है, सबसे पहली चीज़ 2 कार्य है। क्या करता है, खरीदता है, मतलब प्रोक्योर करता है, खरीदता है, प्रोक्योरमेंट होता है खरीदना, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन, 2 कार्य हैं। अब खरीदता कैसे है, केंद्र सरकार एफसीआई और राज्य एजेंसियों के माध्यम से गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। एमएसपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, सार्वजनिक खरीद एजेंसियां एफसीआई द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप सभी खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रोत्साहन बोनस यदि कोई घोषणा की गई हो के साथ करती है। ओके, यह खरीद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से की जाती है। 1997-98 में शुरू की गई विकेंद्रीकृत खरीद योजना डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों को दिया जाता है। मतलब डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण का कार्य स्वयं राज्य सरकारों को दिया जाता है। ओके, 1997 से 1998 में अधिसूचित राज्य लक्षित सार्वजनिक, अभी हम देखते हैं लक्षित सार्वजनिक यहाँ पर वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और निर्गमन करते हैं। खरीद की विकेंद्रीकृत प्रणाली को PDS की क्रय क्षमता बढ़ाने और गैर पारंपरिक राज्यों में खरीद को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पारगमन हानि तथा लागत को कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, TPDS को प्रत्येक खरीद मौसम की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार गेहूं, धान, चावल और मोटे अनाज की गुणवत्ता के लिए एक सार्वभौमिक विनिर्देश की घोषणा करती है। एफसीआई का गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन, भारत सरकार के सार्वभौमिक गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप खरीद केंद्रों से खाद्यान्नों की खरीद सुनिश्चित करता है। दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी एफसीआई को एक अतिरिक्त नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो ये खरीद से रिलेटेड चीज़ें हो गई। और वितरण, एफसीआई द्वारा खरीदे अनाज के माध्यम से TDPS की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य सेंट्रल इश्यू प्राइस पर जारी किया जाता है। एफसीआई उचित मूल्य की दुकानों फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से वितरण के लिए अपने बेस डिपो से राज्य सरकार या राज्य एजेंसियों खाद्यान्न वितरित करता है। TDPS और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अत्यधिक रियायती कीमतों पर अनाज वितरित करने को प्रतिबद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद एफसीआई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद एफसीआई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। तो हम लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भी पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, अब देखते हैं PDS क्या है। PDS क्या है, भारत में आवश्यक वस्तुओं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। भारत में आवश्यक वस्तुओं पर का सार्वजनिक वितरण अंतर युद्ध की अवधि के दौरान भी अस्तित्व में था, लेकिन शहरी अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए PDS की शुरुआत 1960 के दशक के गंभीर संकट के समय हुई। PDS ने खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और शहरी उपभोक्ताओं तक खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूंकि हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, अतः PDS के दायरे को 1970 और 1980 के दशक में आदिवासी प्रखंडों और अत्यंत निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की ओर भी बढ़ा दिया गया। PDS सहायक प्रकृति का है, इसलिए इसके अंतर्गत वितरित किसी कमोडिटी फंड को संपूर्ण आवश्यकता को
की संपूर्ण आवश्यकता को किसी परिवार और समाज के किसी वर्ग तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य नहीं रखता। पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत होता है। केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और परिवहन तथा राज्य सरकारें इसके थोक आवंटन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है। केंद्र सरकार पीडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत होता है। पीडीएस का संचालन केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्य सरकारें इसके थोक आवंटन के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती हैं। राज्य के भीतर आवंटन, लाभार्थी परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज की निगरानी सहित संचालन संबंधी उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के पास है। पीडीएस के अंतर्गत वर्तमान में गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसे पण्यों का आवंटन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा रहा है। कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दालों, खाद्य तेलों, आयोडीन युक्त नमक, मसालों आदि वृहत उपभोग के अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी पीडीएस दुकानों के माध्यम से करते हैं। ओके, तो ये है पीडीएस। ठीक है, आगे है नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? रिवैम्प्ड क्या है, इसमें अलग क्या है? पीडीएस को सशक्त और सुव्यवस्थित करने के साथ साथ पहाड़ी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां गरीबों का एक बड़ा तबका पाया जाता है, इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जून 1992 में नवीकृत संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। अब लागू की गई तो इसमें और कुछ चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण, वो देख लेते हैं। इसमें 1775 प्रखंड ब्लॉक शामिल किए गए। मतलब रिवैम्प्ड पीडीएस में वही पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीबी जहाँ पर पहुँच नहीं है राशन का, गेहूँ, चावल वगैरह का, तो वहाँ पर पहुँचाने की बात है। अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? आपने देखा पीडीएस देखा, रिवैम्प्ड पीडीएस देखा, अब टीपीडीएस देखिए। टीपीडीएस क्या है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? टीडीपीएस का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस से अत्यधिक रियायती कीमतों और गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर खाद्यान्न प्रदान करना है। ये लाइन, निचली वाली लाइन। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अपनाई गई टीडीपीएस योजना भी पीडीएस के समान ही है, लेकिन यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। जैसे टारगेटेड, विशेष ध्यान केंद्रित टारगेट करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया, जो देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के दायरे में लाती है। मतलब जो एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, वो क्या कहता है कि 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को इसके पीडीएस के दायरे में लाने की बात करता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? हमने बताया कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को पीडीएस के अंतर्गत लाने की बात है। तो इसमें क्या है कि वही जब यह कानून लागू हो गया, यह कानून पूरे देश में लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है जिसके माध्यम से लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विशेष बल निर्धनों, महिलाओं, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करना है। ओके, एफसीआई के पुनर्गठन हेतु कमेटी बनी थी। शांता कुमार की अध्यक्षता की कमेटी बनी और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन है कमेटी की, कुछ सुझाव है कमेटी की एफसीआई को और अच्छा बेहतर करने के लिए कुछ कमेटी के सुझाव हैं। यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हुए हैं, तो चलिए कुछ सुझाव भी देख लेते हैं। क्या क्या सुझाव हैं इसमें? पहली चीज़ इन्होंने बताया है कि खरीद संबंधित मुद्दों पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन्होंने कहा है कि एफसीआई को उन राज्यों से नहीं खरीदना चाहिए जो ऑलरेडी इस प्रकार का अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। मतलब समिति का सुझाव है कि एफसीआई को गेहूं, धान और चावल संबंधी खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और खरीद के लिए उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण कर लिया है, जैसे आंध्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें बताएं कि
गोदाम रसीद प्रणाली नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम की बात की है, मतलब कि इसे प्राथमिकता को अपनाते हुए त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इस प्रणाली के तहत किसान अपनी उपज को पंजीकृत गोदामों में जमा करा सकते हैं और एमएसपी पर अपनी उपज मूल्य के अनुरूप बैंकों से अग्रिम ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तीसरी, एमएसपी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान में एमएसपी की घोषणा 23 उस पर की जाती है, लेकिन प्रभावी रूप से मूल्य समर्थन गेहूं और चावल को ही प्राप्त होता है, और वह भी कुछ चुनिंदा राज्यों में ही। यह कृषकों को गेहूं और चावल की पैदावार के प्रति आकर्षक करता है। चूँकि देश में दलहन और तिलहन की कमी है, उनकी कीमतें प्रायः किसी प्रभावी मूल्य समर्थन के अभाव में एमएसपी से नीचे चली जाती है। मतलब एमएसपी की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ ही फसलों पर फोकस नहीं रहना चाहिए, और भी फसलों पर सरकार को फोकस करना चाहिए। ओके। भंडारण और परिवहन संबंधित मुद्दे पर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है, और कुछ रिकमेंडेशन कंप्यूटरीकृत ऑन इन टू इन कंप्यूटराइजेशन की बात की हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए इसको कंप्यूटरीकृत करना चाहिए। और कुछ और रिकमेंडेशंस जैसे है कि ठीक है, डीरेगुलेट फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी डीरेगुलेट करने की बात की है, कि मतलब कि कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए, कि सब्सिडी में जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी की भी बातें इन्होंने की है, कि मतलब कैश में देना चाहिए सब्सिडी, ना कि फर्टिलाइज़र पे दे देते हैं सब्सिडी, या किसानों को पता ही नहीं चलता है कि फर्टिलाइज़र पे हमें सब्सिडी मिल रही है। और भी बातें की हैं कि जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, कि किसानों से भी प्रोक्योर करे ग्रेन्स, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करने की बात की है। शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये शांता कुमार कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शांता कुमार कमेटी किससे रिलेटेड है। कुछ रिकमेंडेशन, जो ये रिकमेंडेशन हमने आपको बताया है, ये मेंस के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन के बारे में चर्चा कीजिए, क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें। और जो हमने एफसीआई के बारे में बात की है, यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर जैसे कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, कब बनी है, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। पीडीएस क्या है, सीएसीपी क्या है, सीएसीपी क्या है। और साथ ही साथ हमने एमएसपी के बारे में यहाँ पर बात की कि एमएसपी 23 फसलों के लिए वर्तमान में होती है। गन्ने के लिए एफआरपी होता है, एफआरपी कौन निर्धारित करता है, ये सब चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। पीटी के लिए, मेंस के लिए सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगला लेक्चर कुछ इन्हीं सब टॉपिक्स में से कुछ और टॉपिक्स लेकर आपको लेक्चर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इंश्योर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन, मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर दिए जाते हैं। मेंस का ग्रुप सर के द्वारा भी बनाया गया, प्रियांशु सर के द्वारा, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मेंस में आंसर राइटिंग चल रही है, वहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।